हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम लेकर के आए हैं मॉस मैकेनिकल सेकेंड ईयर मृदु इस्पात के लिए प्रतिबल आरेख। आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा है और इस बार भी आने का ज़्यादा संभावना है। मृदु इस्पात में प्रतिबल विकृति आरेख देखेंगे कैसे बनता है। देखिए, सरल त्वरण परीक्षण या सिंपल टेस्टिंग मशीन एक मृदु इस्पात के नमूने को सार्वत्रिक परीक्षण या यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के जबड़े में रखकर उस पर तनाव बल लगाया जाता है। उसके पश्चात प्रतिबल विकृति के मानों को ग्राफ पर निरूपित किया जाता है। जैसे एक यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन होती है, कोई नमूना है, उसको पकड़ के ऐसे खींचा जाता है तो इसमें वृद्धि होती है प्रत्यास्था सीमा के अंदर या टूटने तक की। जो इसमें परिवर्तन होता है उसका हम लोग अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहला देखिए, ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे इस आरेख में एक्स एक्सिस पे विकृति को दिखाया गया है और वाई एक्सिस पे प्रतिबल को दिखाया गया है। बिंदु O ओरिजिन बिंदु, जब हम किसी नमूने पर 0 बल लगाए हैं तो उस पे 0 O पे रहता है और जैसे ही बल लगाएंगे इस पे, जैसे मान के चलिए ये कोई नमूना है, इस पे तनाव बल लगा रहे हैं, जैसे जैसे बल लगाएंगे ये प्रतिबल इसमें बढ़ाएंगे इसमें, तो यहाँ पे विकृति देखिए हल्का हल्का धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा। लेकिन ये परिवर्तन कहाँ तक होता है? बिंदु ए तक। बिंदु ए तक हुक के नियम का पालन करता है, यानी कि प्रत्यास्था सीमा के किसी उस नमूने के प्रत्यास्था सीमा के अंदर जब हम बल लगाते हैं तो प्रतिबल और विकृति एक दूसरे के क्या होते हैं? समानुपाती। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है समानुपाती सीमा। बिंदु ए क्या है? समानुपाती सीमा। हुक के नियम का पालन करता है और प्रतिबल और विकृति एक दूसरे के क्या होते हैं? समानुपाती हैं, एक अनुपात में ही बढ़ते हैं। जैसे ही ए से हम बी मतलब ए के बिंदु पर थोड़ा और बल लगाते हैं तो ये जो ग्राफ है ये कर्व के रूप लेने लगता है और जैसे ही अगला बिंदु जो प्राप्त होती है वो प्रत्यास्थता सीमा, बिंदु बी जो है वो प्रत्यास्था सीमा को प्रदर्शित करती है। प्रत्यास्था सीमा वह बिंदु है जिस पर से अगर बल को हटा लिया जाए तो वह नमूना अपने पूर्व अवस्था में या प्रारंभिक अवस्था में या कह सकते हैं वास्तविक अवस्था में लौट आती है। तो इस बी बिंदु क्या होती है? प्रत्यास्थता सीमा। उसके बाद बी बिंदु के बाद हम फिर से बल लगाते हैं और ज़्यादा बल लगाते हैं, उस पर तनाव बल लगाते हैं तो इसमें विरूपण होने लगता, आंतरिक विरूपण होने लगता है। सी बिंदु पर जैसे बल लगाते हैं तो एक बिंदु सी मिलता है जिसको कहते हैं उच्च पराभव बिंदु। इस बिंदु पर अधिकतम प्रतिबल पता चलता है, यहाँ पे अधिकतम प्रतिबल लगता हुआ प्रतीत होता है और यहाँ से जैसे ही आगे बढ़ते हैं उस पदार्थ के अंदर आंतरिक परिवर्तन या कह सकते हैं अस्थायी रूप से परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाता है या शुरू हो जाता है। सी से डी तक आते आते यहाँ पे जो प्रतिबल का मान हो न्यूनतम हो जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? निम्न पराभव बिंदु। जैसे बल लगाते हैं यहाँ पे प्रतिबल कम से कम हो जाता है और जैसे ही हम और बल बढ़ाते हैं ऐसे ही इसके खींचने पे तो ये आपका ई अधिकतम प्रतिबल बिंदु कहते हैं इसको, या यील्ड पॉइंट अधिकतम प्रतिबल बिंदु कहते हैं। बिंदु ई पर यहाँ पे देखिए सबसे अधिकतम जो होता है अधिकतम प्रतिबल प्रदर्शित होती है यहाँ पे, और ई से जैसे ही हम थोड़ा सा बल लगाए आगे तो यहाँ से जो आपका नमूना है वो टूटना स्टार्ट हो जाता है, वहाँ से आपका टूटना स्टार्ट होता है और यहाँ पे बल आते आते एफ बिंदु पे टूट जाता है, पूर्ण रूप से टूट जाता है।
तो इस प्रकार से हम इसको ओ से ए से बी से सी से डी से ई और ई से एफ के बिंदु को हम बता सकते हैं कि ये ए बिंदु क्या है, बी बिंदु क्या है, सी बिंदु, डी बिंदु और ई एफ बिंदु क्या है। ए बिंदु समानुपाती सीमा, यानी कि विकृति और प्रतिबल और विकृति एक दूसरे के, इस बिंदु तक ओ से ए तक प्रतिबल और विकृति एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। बी बिंदु प्रत्यास्था सीमा है, उस नमूने का प्रत्यास्था सीमा है। सी बिंदु उच्च पराभव बिंदु, डी बिंदु निम्न पराभव बिंदु, ई बिंदु क्या है, अधिकतम प्रतिबल बिंदु है, और एफ बिंदु क्या है, भंजक बिंदु है। इसको आप लिख सकते हैं, आसान भाषा में अगर लिखना हो तो इसको इसी प्रकार से लिखिएगा कि मृदु इस्पात प्रतिबल के लिए हम एक यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में मृदु इस्पात के नमूने को रख करके उस पर तनाव बल लगाते हैं, जो निम्न प्रकार का हमको ग्राफ प्राप्त होता है, और ये ग्राफ बना करके इन बिंदुओं को आप बता सकते हैं। अगला जो बिंदु हम देखें, अगला जो पॉइंट हम देखेंगे इसी चैप्टर से पूछता है कठोरता, चिमड़पन, कठोरता यानी हार्डनेस, टॉटनेस, डक्टिलिटी, प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी और ब्रिटलनेस, भंगुरता। इसको देखेंगे, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा है, इसलिए आपको बता देते हैं इसको कि ये इसको किस प्रकार से लिखेंगे। कठोरता क्या होता है, किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह खुरचने तथा भेदने का विरोध करता है, यानी कोई पदार्थ या कोई वस्तु है जिसको खुरचने और उसको छेदने का या बेधने का विरोध करता है, वह क्या कहलाता है, कठोरता कहलाता है। किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण जो खुरचने तथा भेदने का विरोध करता है, वह क्या कहलाता है, कठोरता कहलाता है। चिमड़पन क्या है, किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण जिसके कारण संघट्ट भार को बिना असफल हुए सहन कर सकता है, यानी कि चिमड़पन किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण जो जिसके कारण संघट्ट भार को बिना असफल हुए सहन कर ले, यानी कोई भी पदार्थ है, अचानक उस पर कोई पिंड गिरता है तो बिना असफल हुए उसको सहन कर ले, उसको क्या कहते हैं, चिमड़पन। पदार्थ का क्या कौन सा गुण होता है उसके अंदर, चिमड़पन का गुण। तन्यता क्या है, किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसको खींच करके तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, यानी किसी पदार्थ का वह गुण जिसको खींच करके तार के रूप में परिवर्तित किया जा सके, वो क्या कहलाता है, तन्यता, डक्टिलिटी। प्लास्टिसिटी क्या है, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण बिना टूटे अस्थायी रूप से विरूपित हो जाए, प्लास्टिसिटी कहलाता है। पदार्थ का वह गुण जो बिना टूटे अस्थायी रूप से विरूपित हो जाए, वह क्या कहलाता है, प्लास्टिसिटी कहलाता है। प्रत्यास्थता क्या है, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण बल लगाने पर विरूपित तथा बल हटाने पर वास्तविक अवस्था में लौट जाती है, क्या कहलाता है, प्रत्यास्थता। यानी जैसे मान के चलिए कोई पिंड है, कोई रबड़ है, उसको खींचते हैं तो उसकी लंबाई वृद्धि हो जाती है, और जैसे ही छोड़ते हैं वो पूर्वावस्था में आ जाती है, यानी यह वह पदार्थ का वह गुण है, इसको क्या कहते हैं, प्रत्यास्था कहते हैं। एक पॉइंट और देख लेते हैं, भंगुरता, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह बिना विकृति के टूट जाता है। जैसे मान के चलिए शीशा जो होता है, उस पर अगर हम बल लगाते हैं तो वह विरूपित नहीं होता, उसकी आकृति आकार में कोई परिवर्तन हुए वो क्या होगा, टूट जाएगा। यानी जितना बल सहन कर सकता है वो सहन करेगा, उससे अधिक बल लगाएंगे तो क्या होगा, टूट जाएगा, लेकिन उसकी आकृति आकार में परिवर्तन नहीं होगा। इसी को कहते हैं भंगुरता या ब्रिटलनेस। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कम से कम शब्दों में इसको आपको बताने की कोशिश किए हैं हम, और आप इसको पढ़ करके एग्ज़ाम में अच्छे से लिख करके आइएगा। देखिए अगला टॉपिक है
सरल नमन का सिद्धांत, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा है, आपको कई बार इसको पूछा है कि सरल नमन का सिद्धांत क्या होता है। देखिए, यदि किसी अवयव या अथवा उसके कुछ भाग का नमन इस प्रकार हो कि उसकी काट पर केवल नमन प्रतिबल भी उपजे, अर्थात कर्तन पर प्रतिबल न उपजे, इस प्रकार के नमन को सरल नमन कहते हैं। यदि किसी धरण, यहाँ पे आपका धरण भी लिख सकते हैं, देखिए छूट गया है धरण, यदि किसी धरण या अवयव का अथवा उसके कुछ भाग का नमन इस प्रकार हो कि उसकी काट पर केवल नमन प्रतिबल ही उपजे, अर्थात कर्तन प्रतिबल न उपजे, इस प्रकार के नमन को सरल नमन कहते हैं। ये देखिए सिंपल है, आप इसको लिखिए, इसको फिगर बनाइए, फिगर को आपको डिस्क्राइब कर देना है, एक क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है। देखिए, जैसे मान के चलिए इसी के हिसाब से देखें तो ये एक धरण है, उसके कुछ भाग यानी ये सी धरण ए बी है और उसके सी डी भाग पर केवल नमन प्रतिबल लग रहा है, केवल नमन प्रतिबल इस प्रकार लग रहा है कि इस पे कर्तन प्रतिबल नहीं है, इस प्रकार है, इस प्रकार का नमन लग रहा है कि इस पे कर्तन प्रतिबल नहीं है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सरल नमन कहते हैं। जैसे देखिए ए बी एक धरण है, इस पे डब्लू बी से x दूरी पर और ए से x दूरी पे डब्लू लग रहा है। जब इसका हम कर्तन बल आरेख और नमन बल आरेख खींचेंगे तो इस प्रकार से बनेगा, डब्लू यहाँ पे नीचे आएगा, डब्लू ये ऊपर जाएगा। केवल ये AC और BD के बीच में ही नमन कर्तन बल आरेख बन रहा है, लेकिन CD के बीच में कोई आरेख कर्तन बल आरेख नहीं हो रहा है, यानी जो धरण का कुछ भाग है इस पे कोई कर्तन नहीं लग रहा है, कोई कर्तन प्रतिबल नहीं लग रहा है, तो ये भाग क्या होगा, सरल नमन होगा। अब यहाँ पे देखिए बेंडिंग इस पे, यहाँ पे CD पे WX यहाँ पे भी है, WX यहाँ पे भी है, यानी यहाँ पे नमन लग रहा है, नमन प्रतिबल लग रहा है, नमन लग रहा है, तो नमन प्रतिबल लग रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सरल नमन कहलाएगा। आपको फिगर में ये इसी प्रकार से समझाना पड़ेगा कि इसको मान के चलिए फिगर A, B और ये C। फिगर A में एक धरण लिया गया है जिस पर दो सपोर्ट लगे हुए हैं, दो कॉलम है कह सकते हैं A और B। A से x दूरी पर W भार कार्य कर रहा है और B से भी x दूरी पर W भार कार्य कर रहा है। इसका कर्तन बल आरेख हमने बनाया है जो B वाले फिगर में दिया हुआ है। B वाले फिगर में AC के बीच में कर्तन बल लग रहा है और BD के बीच में कर्तन बल लग रहा है, कर्तन बल आरेख बना हुआ है, लेकिन आपका इसके बीच में C और D के बीच में कोई कर्तन बल आरेख नहीं बना हुआ है। इसी प्रकार से फिगर C में देखें तो आपका C और D के बीच में जो नमन लग रहा है, वो नमन आघूर्ण लग रहा है, वो WX लग रहा है, WX यहाँ पे भी लग रहा है। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अगला टॉपिक देखिए, नमन प्रक्रिया तथा इससे संबंधित पद क्या होते हैं। जैसे कोई धरण है या कोई पट्टी है, उस पे इस प्रकार से मोमेंट लगता है M, तो ये आपका इस प्रकार से मुड़ जाती है और ये पतली पतली पट्टियों से मिलकर के बनी हुई है। तो इसमें हमको उदासीन सतह, उदासीन अक्ष और वक्रता त्रिज्या क्या होता है उसको समझना है। जैसे देखिए ये चीज़ है, इस प्रकार से हम इसको मोड़ते हैं तो ये ऐसे मुड़ा, तो ऊपर वाला ये इसमें एक न्यूट्रल एक्सिस हम मान के चलते हैं, तो ऊपर जो होता है ये ऊपर इसकी लंबाई कम होती है। यहाँ पे देखिए जैसे जैसे ये AC है, ये AC इसकी लंबाई AC यहाँ था, यहाँ पे आपका कम हो करके A डैश C डैश हो जाता है और यहाँ पे B डैश D डैश हो जाता है, कम हो जाता है।
यहाँ पे जैसे आप देखिए जैसे जैसे नीचे आएंगे AC का मान धीरे धीरे बढ़ेगा और न्यूट्रल एक्सिस पे आके एक मान हो जाएगा। फिर यहाँ से आपका BD पे आइए तो ये यहाँ पे फिर मैक्सिमम BD का मान, यहाँ पे BD का जो मान है उससे यहाँ पे BD का मान अधिक होगा, और ये जैसे जैसे अंदर चढ़ेंगे यहाँ पे BD का मान कम होता हुआ एक ऐसा बिंदु आएगा जहाँ पे BD का मान इस BD के मान के बराबर हो जाएगा। वही जो दूरी है उसी को हम क्या कहते हैं, उदासीन सतह। वह दूरी या वह सतह जिस पे नमन के उपरांत या जिस सतह की लंबाई में नमन के दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता है उस सतह को क्या कहते हैं, उदासीन सतह। हम ऐसे एक लाइन में लिखना चाहें उदासीन सतह को, किसी धरन का वह सतह जब उसको नमन के दौरान जिस सतह की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है उस सतह को क्या कह सकते हैं, उदासीन सतह कह सकते हैं। उदासीन अक्ष क्या होता है, धरन की कोई अनुप्रस्थ काट उदासीन सतह को जिस रेखा पे मिलते हैं उसी को क्या कहते हैं, उदासीन अक्ष कहते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या है, शुद्ध नमन की स्थिति में धरन जिस वृत्ताकार चाप में मुड़ती है उस चाप की त्रिज्या को ही क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। जैसे ये देखिए ये इसकी O हो गया और यहाँ से ये इसकी वक्रता त्रिज्या ये आपको कह सकते हैं R। यहाँ से लेकर के ये न्यूट्रल एक्सिस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, R। यानी शुद्ध नमन की स्थिति में धरन जिस वृत्ताकार चाप में मुड़ती है उस चाप की त्रिज्या को ही क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये भी आपको एग्जाम में कई बार पूछा है। इस प्रकार से इसको आप लोग लिख सकते हैं। एक बार आपको और समझा देते हैं। उदासीन सतह, जिस सतह की लंबाई में नमन के दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता है उस सतह को क्या कहते हैं, उदासीन सतह कहते हैं। उदासीन अक्ष धरन की कोई अनुप्रस्थ काट उदासीन सतह को जिस रेखा पर मिलते हैं उनको क्या कहते हैं, उदासीन अक्ष कहते हैं। वक्रता त्रिज्या शुद्ध नमन की स्थिति में धरन जिस वृत्ताकार चाप में मुड़ती है उस चाप की त्रिज्या को ही क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये आपको ये एक अलग क्वेश्चन है, ये आपको पूछेगा तो ये अलग क्वेश्चन पूछेगा। और ये अभी जो मैंने पढ़ाया सरल नमन का सिद्धांत, ये भी एक अलग क्वेश्चन है, पूछ सकता है एग्जाम में, आपको इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। एक बार इसको देख करके जाइएगा आप लोग, आपका एग्ज़ाम अच्छे से होगा। धन्यवाद।